माल आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज आपको बड़ी अपडेट यहां पर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त आप देखिए एक राहत भरी खबर जरूर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 70,000 डेली वेजर्स को लेकर एक सिफारिश दी गई है। लेकिन डेली वेजर्स का क्या कुछ कहना है, जरा वो देखिए। मान और सम्मान की लड़ाई है और रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लाना यहां पर बहुत जरूरी होगा। उसके अलावा कोई भी बातचीत नहीं मानी जाएगी, मानदेय से नहीं होगा यहां पर मुद्दे का हल, क्योंकि हर बार ये कहा जा रहा था कि मानदेय को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बार नहीं। और जम्मू कश्मीर में 70,000 को नियमित करने की सिफारिश पर यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो किस तरह से पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार पर पूरी तरह से एक उम्मीद जरूर जगी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पलटवार किया गया है डेली वेजर्स की तरफ से। जितने भी प्रदर्शनकारी जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों पर हैं, वो लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बीच में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई और दिल्ली के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, और उसके बाद ये सब लोग जम्मू के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया जाता है। लेकिन उस बीच में आपको ये बताते चले कि जिस तरह से डेली वेजर्स की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई है कि मान और सम्मान की ये लड़ाई है, मानदेय से कुछ नहीं होने वाला है, परमानेंट इन लोगों को किया जाए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी यहां पर लाई जाए और उसी को मद्देनजर रखते हुए कामकाज होना चाहिए। आपको बताते चले कि 26 जनवरी 1994 को इस पर रोक लगा दी गई थी। कैजुअल और सीजनल जो वर्कर्स यहां पर लगाने शुरू कर दिए गए थे। 97 से यहां पर आप देखिए 70,000 इनकी संख्या पहुंच गई, और 2009 में कमेटी का गठन होता है, जिसमें सारी समस्याओं के समाधान करने की बात कही जाती है, लेकिन कमेटी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी। और 2014 में यहां एनसी और साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन सरकार सत्ता में वापस नहीं आ पाई और कमेटी यहां पर नहीं बनी, जिसके बाद यहां रिपोर्ट जो है वो नहीं सौंपी गई। 10 साल के बाद का समय आप देखिए किस तरह से यहां रखा गया था। और 2017 में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार आती है तो मानदेय को बढ़ाने की सिफारिश यहां पर की गई, जिसमें कहा गया कि 10 से 15 साल जिन लोगों को हो गए हैं लगे हुए, उन्हें 15,000 रुपया दिया जाएगा, और 15 से 20 साल जिन लोगों को हो गए हैं उन्हें 17,000 रुपया दिया जाएगा, और 20 से ज्यादा का समय जिन्हें हो गया है उन्हें 20,000 रुपए देने की सिफारिश यहां पर की गई। लेकिन इस वक्त ये लोग कह रहे हैं कि इनकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए, मानदेय को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन की पॉलिसी को लाने की बड़ी बात। और उसके साथ ही आप देखिए जिस तरह से रेबड़े खेल भी यहां पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि प्रोबेशन पीरियड को यहां कम किया जाए, 5 साल पर उस पीरियड को लाया जाए। तो जाहिर तौर पर इन सभी पर मंथन करना बहुत जरूरी था। और आपको ये भी बताते चले कि डेली वेजर्स, रेबड़े खेल, जंगलात, जियारत और साथ ही साथ और भी जितने कर्मचारी धरना प्रदर्शन जम्मू की सड़कों पर कर रहे हैं, कश्मीर की सड़कों पर कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर एक सिफारिश जरूर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो टीमों का गठन किया गया था। अब वो टीमें जिस तरह से रिपोर्ट सौंपेंगी, देखना ये होगा कि हल किस तरह से होगा, क्योंकि आपको ये बताते चले कि लगातार 60,000 के लगभग ये पूरा आंकड़ा है डेली वेजर्स का। और अगर वोट बैंक की बात करें तो लगभग 7 लाख वोटर्स की ये पूरी कहानी बनती है। लेकिन यहां पर समझिए कि अगर चुनाव आते हैं तो चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी गेंद इनके पाले में डालती है तो कहीं ना कहीं 7 लाख वोटर्स को लेकर फायदा जरूर होगा। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। पैनल में इस वक्त हमारे साथ विशेषज्ञ हैं सोहेल काजमी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। उनके साथ ही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और आपको यह भी बताते चले कि जो टीम यहां पर बनाई गई थी डेली वेजर्स के लिए, उनके भी मेंबर हैं अभिनव शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं जो डेली वेजर्स के प्रेसिडेंट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। नरेंद्र सिंह चिब हैं हमारे साथ, रहबरे खेल के प्रेसिडेंट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि अलग अलग मुद्दों को लेकर बात तो होगी, लेकिन सबसे पहला सवाल सोहेल जी आप ही से रहेगा। एक विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, बहुत अच्छे से तजुर्बा भी रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर डेली वेजर्स किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह से अब जो सिफारिश रखी गई है उसका कितना असर देखने को मिलेगा और फायदा कितना होगा? देखिए आशा जी, जब यहाँ सत्यपाल मलिक साहब थे या उसके बाद मुर्मू साहब थे तो मेरा 1-2 बार उनसे मिलना हुआ, और मैंने उनसे उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हम कोविड की सिचुएशन में आ रहे थे तब, और 2-3 साल आपने देखा होगा कि SSRB, पब्लिक सर्विस कमीशन सब डिफंक्ट थी यहाँ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, और ये सब लोग वक्तन फवक्तन डेमोन्स्ट्रेट करते थे सड़कों पे, जम्मू की भी और कश्मीर की भी। ये वो लोग हैं जो अननेसेसरली परेशान है। अब कोई ये कहता है कि किस पार्टी ने इसको लगाया, कोई कहता है कि कांग्रेस ने लगाया, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं। ये किसी न किसी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने किसी न किसी रूल के तहत इनको एम्प्लॉय किया है,
और कुछ की सर्विस तो 20 साल होगी, किसकी 15 साल होगी, कुछ तो रिटायर होने वाले हैं। तो मैंने हमेशा उनसे कहा, जो मुर्मू साहब थे यहाँ के, सर अगर ये आप रेगुलराइज कर दें 60-70 हजार लोग, क्योंकि सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ बंद था 2-3 साल से और यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी जो एक गिफ्ट होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि 70,000 लोग, मतलब आप खुद ही कह रही हैं 7 लाख वोटर बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने चूल्हे परेशान है, कितने किचन्स परेशान है इस आपदा को लेके, कि अब ये पॉलिटिक्स की लड़ाई हो गई है, ह्यूमन एंगल इसमें कहीं नजर नहीं आता। और अगर आप कह रही हैं कि पहली बार ये विचार विमर्श हो रहा है, अभिनव जी यहाँ बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ इट विल बी सॉर्ट ऑफ डिविडेंड। अभिनव जी, एक वेलकम स्टेप ही इसे कहा जाएगा, लेकिन अगर इस पर काम होता है, क्योंकि इस तरह से कई बार आश्वासन जो है वो दिए गए हैं इन लोगों को। जैसा भी सोहेल कहते हैं, Yes, I टाइम टू will. टाइम, Sorry. Time to time. अभी आप 26 जनवरी 1994 सच है बीप। जिसमें डेली वेजर एंगेज नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें लिखा कि जो जिनके 7 साल पूरे हो चुके हैं उनको अब रेगुलराइज किया जाएगा, और जिनके 7 साल 31 मार्च 94 तक नहीं कंप्लीट हुए उनको 7 साल कंप्लीट करने दिए जाएंगे, और जब 7 साल कंप्लीट करेंगे उनको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन और रखी कि आज के बाद कोई भी ऑफिसर डेली वेजर को एंगेज नहीं करेगा। हाँ, एक परमिशन जरूर दी कि आप कैजुअल लेबरर्स और सीजनल को एंगेज कर सकते हैं, लेकिन 2015 में एक ऑर्डर निकला कि सीजनल को भी आप तब एंगेज करेंगे जब चीफ सेक्रेटरी का या चीफ मिनिस्टर का अप्रूवल होगा। देखिए, सच्चाई ये है, जो 94 से पहले के लगे हैं वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हैव बीन रेगुलराइज्ड, कुछ लेफ्ट ओवर होंगे जरूर, लेकिन 2019 के बाद और 2015 का गवर्नमेंट ऑर्डर जिसमें लिखा कि कैजुअल और सीजनल को लगाने के लिए भी चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर का अप्रूवल जरूरी है। 94 से लेकर 15 साल 21 साल बनते हैं, 6 + 15 21 साल। हजारों कैजुअल और सीजनल लेबरर्स एंगेज से डेली वेजर का ही करवाया गया, जो मैंने पिछले 15 दिन में सारा स्टडी किया। अब ये लोग पिछले 21 सालों से सड़कों पे हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए, और इनकी डिमांड जो है उन पे एक कैबिनेट कमेटी बनी 2009 में, फिर एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी ने अक्टूबर 2014 में एक रिपोर्ट तैयार की कि जिस कैजुअल और सीजनल लेबर के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं उसको रेगुलराइज किया जाए। लेकिन बदकिस्मती नहीं हुई, वो रिकमेंडेशन जो है वो ठंडे बदले नहीं। अब जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट बनी 2015 में, तो एक SRO 520 जो है वो 2017 में इशू किया गया कि कैजुअल और सीजनल लेबर जो है इनको गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट का नाम दिया जाएगा, और इनको रेगुलरली एंगेज, नॉट रेगुलराइजेशन, रेगुलरली एंगेज किया जाएगा। जिसकी 10 साल सर्विस हो गई और 15 साल से कम, उसको 15 की 13,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, जिसकी 15 साल से ऊपर लेकिन 20 से कम उसको 18,000, और जिसकी 20 से ऊपर उसको 24,000। लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने ये SRO 520 जो 2017 में निकला, उसके बावजूद भी आज 6 साल हो गए हैं, उस SRO को फुली इंप्लीमेंट नहीं किया, और हजारों की तादाद में ये लोग सड़कों पे, और इनकी डेलीगेशन जो है बीजेपी के ऑफिस में आई, टाइम टू टाइम इन्होंने अपनी डिमांड रेज की। हमारे यूटी प्रेसिडेंट जो है रविंद्र राणा जी को मिली, और लीडर्स को भी मिली, और दिसंबर 2022 में भाजपा ने कमेटी का गठन किया, जिसमें श्यामलाल शर्मा जी हैं, शक्तिराज परिहार जी हैं, मनकोटिया जी हैं, और हमारे श्याम चौधरी जी, और मैं भी उसमें मेंबर हूं। जैसा मैंने आपके चैनल पे और इन लोगों के साथ कमिट किया था कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट जो है अपने पार्टी के अध्यक्ष को सौंप देंगे, और अकॉर्डिंगली वो एक डिटेल रिपोर्ट जो तकरीबन 18 से 20 पेज तक है। सर, एक सवाल है यहाँ पर, आ रही मैं राजेंद्र जी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक सवाल है अभिनव जी, करें खत्म आप पहले।
हमने डेली वेजेस की अलग रिकमेंडेशन की है, जो लेफ्ट ओवर है, कैजुअल सीजनल लेबर की अलग से है, एकेडमिक अरेंजमेंट की अलग से है, लैंड ओनर्स की अलग से है। हमने हर एक इशू को टच किया और हर एक क्लास 4 कैटेगरी का ख्याल रख के उनकी फेवर में जो रिकमेंडेशन करनी थी वो कर। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब भी पहले ही दे दिया है आपने। राजेंद्र जी, कितने सहमति आप इनसे रख रहे हैं जितनी भी बातें अभिनव जी ने कही हैं? जो शर्मा साहब ने कही है, कमेटी के मेंबर्स हैं, 94 के बाद जो सरकारों ने गलतियां की, उन सरकारों को 2014 में हमने सबक सिखाया, इसलिए कि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था, अपना बना के हमें ठगा था। लेकिन 2014 में जब लोगों की उम्मीद जगी कि माननीय प्रधानमंत्री साहब इस देश को लीड करेंगे, और भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, लेकिन उसको भी 8.5 साल हो गए। 8.5 साल के बीच में हर एक चीज को क्लियर करते करते 2020 में 11 नवंबर 2020 को जब रविंद्र रैना जी और माननीय जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ एलजी साहब के पास गए, और तब एलजी साहब ने ये कहा कि हम डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आज की डेट में उस बात को भी 2 साल से ऊपर हो गया। हम खुद हैरान हैं, उन 2 सालों में कितने मेरे साथी सुसाइड करके, कितने पैसे की तंगी कारण अपना इलाज नहीं करवा सके, उनकी डेथ हो गई, और 60 साल के होके मेरे दोस्त, मेरे भाई बड़े रिटायर हो घर चले गए। इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? कौन वो अधिकारी है जो एलजी साहब का फरमान नहीं मान रहे? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो एलजी साहब का फरमान नहीं मान रहे, कर गए, जिनकी मौत हो गई, जो लोग पेंशन अपने घर चले गए, रिटायर्ड हो गए। देखिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, देखिए हम भाजपा इसको पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ रही। जैसे आपने कहा, इसमें ह्यूमन एंगल है, इंसानियत इसमें इन्वॉल्व है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए तो उनके ऊपर जाती है जिन्होंने पेश किया। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी उनपे है जिन्होंने 6 साल हो चुके हैं, इनके रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट ऑर्डर नहीं किए। देखिए, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो होती है, वो अप्रोच जो है के इंटरेस्ट में पब्लिक के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से 2017 से लेके अब 2023 आ चुका है। 6 साल पहले जो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए ठीक है, डेली वेजर्स का मुद्दा था कि वो पहले सरकारों ने किया है। अभिनव जी, ठीक है, रहबरे खेल के भी प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ। नरेंद्र जी, बताइएगा जरा, जिस तरह से रहबरे खेल भी प्रोबेशन पीरियड को लेकर डिमांड रख रहा है, और 2017 से आप लोगों की ये डिमांड चल रही है। 17 में तो भाजपा सरकार थी। मैं ये कहना चाहूंगा अभिनव सर से, हम इनसे पहले भी मिले हुए हैं, और मैं इनसे एक बात का जवाब चाहता हूं कि जो आपके पार्टी प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, जिन्होंने पब्लिक मीडिया के सामने कहा है, आप भी उनका वीडियो निकाल के सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कि उन्होंने साफ कहा है कि हम आपका प्रोविजन पीरियड 7 साल से घटा के 5 साल लाएंगे। क्या पूरी पार्टी का यही स्टैंड है? प्लीज आप लोग क्लियर करें, और हमें कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं चाहिए। आप लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारे साथ रहबरे खेल टीचर के साथ एक सौतेली माँ का व्यवहार क्यों हो रहा है? जब पहले पॉलिसी जो बनी थी रहबरे तालीम की, वहां पे प्रोविजन पीरियड अगर 5 साल का था, तो हमारे साथ जब बीजेपी पीडीपी की कोलैबोरेशन गवर्नमेंट थी, तो हमारे साथ ही हमारी पॉलिसी में 7 साल क्यों रखे गए? हमारे साथ सौतेली माँ का व्यवहार क्यों किया गया? हमें क्यों दरबदर किया गया कि हम सड़कों पे आए इस चीज के लिए, ताकि हमारा जो प्रोविजन पीरियड है 7 साल से घटा के 5 साल किया जाए? इसका जवाब मैं सर आपसे चाहता हूं। अभिनव जी, जवाब दीजिएगा। देखिए नरेंद्र जी, मैं आपको ये कहूं, देखिए पहले फैक्ट्स पे जाना चाहिए, तथ्यों पे जाना चाहिए। देखिए, रहबरे खेल की जो रेगुलेशन जो कमेटी बनाई थी भाजपा ने, उसका मैं मेंबर रही हूँ। उस कमेटी के चेयरमैन है रविंद्र गुप्ता जी, प्रिया सेठी जी उसमें है, RS पठानिया जी है। सर, पार्टी से तो ताल्लुक रखते हैं ना, पार्टी का स्टैंड तो बता सकते हैं। चलिए, टीम का स्टैंड ना बताएं आप, लेकिन पार्टी का स्टैंड तो बता सकते हैं। आपने मुझे बोलने दो ना। देखिए नरेंद्र जी, पहले मुझे ये बताइए, जब ये पॉलिसी बनी थी उसमें प्रोबेशन पीरियड कितने साल का था? 7 साल का।
10 साल का, जी। आपको उस टाइम इसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। लेकिन जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने जो आपके साथ कमिटमेंट की है, वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरेंगे, लेकिन फैक्ट के साथ फैक्ट्स को आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। जब ये प्रोबेशन पीरियड बनाया गया उस वक्त आप लोगों की तरफ से क्यों विरोध नहीं किया गया? की पॉलिसी बनी, जब आप एंगेज हुए, उसमें 7 साल लिखा था, आपको उस समय भी कहना चाहिए था कि 7 में 5 साल होने चाहिए। जवाब दीजिए नरेंद्र जी। सर, हम ये मुद्दा लेके जो उस वक्त के एडवाइजर साहब थे, हम उनसे मिले थे और उन्होंने बोला था कि जल्द ही हम इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 370 दफा हट गई। तो उसके बाद यहाँ पे मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन आ गया। तो हम अगर जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, कोरोना काल में भी हम गए। साहब हमारे अवनी शर्मा साहब मेंबर हैं, वहां भी हमने ये डॉक्यूमेंट दिया था कि ये ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर हैं कि 2001 तक जो सिर्फ आपकी आज्ञा बोल रहा हूँ, वो 2001 का जो ऑर्डर है ना, वो अडाक का है, डेली वेजेस का नहीं है। प्लीज आप उसको चेक कर दीजिए। जी ने चेक किया हुआ, वो कई लोग डेली वेजेस के लिए है कि 2001 तक जो लोग हैं वो SRO 64 कवर करते हैं। अडाक में SRO 64 नहीं लगता सर, पहला नंबर। दूसरा ये हमारी जो रिक्वेस्ट थी, हमारी जो कमेटी को रिक्वेस्ट थी और सरकार से जो डिमांड है 94 के बाद जो लोग लगे, हम कहते हैं SRO 64 बैन हटाया जाए और हम लोगों को SRO 64 में रेगुलाइज किया जाए। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, ना वेजेस इनहांस करके जैसे SRO 520 में एक आई वॉश किया गया, एक धोखा दिया गया कि आपको वेजेस बढ़ाई गई, आपको रेगुलाइज किया गया। फिर उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, हम उनके पास भी गए, जो डिप्टी CM थे हमारे माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह, हम उनके पास भी गए। कोई मिनिस्टर हमने नहीं छोड़ा कि ये हमारे साथ एक धोखा हुआ है। कहा SRO 64 का, उसके तरह का SRO मिलेगा, लेकिन दे दिया गया वेज इनहांस का। तो ये चीज आज भी है कि हम लोग ये चाहते हैं इस मसले का जल्दी हल हो, हमें क्लियर किया जाए। अगर सरकार ने नहीं रखना तो सरकार हमारा पेंडिंग दे दे, हमारा 20-25 साल का PF दे दे, हम कोई और काम कर लें। लेकिन इतनी जिल्लत, इतनी मजबूरी नहीं बर्दाश्त होती। लोगों के बच्चे घर से बच्चे स्कूलों में निकाल दिए गए, घर में खाने के लिए नहीं है। हम अपनी पोजीशन है वो बयान नहीं कर सकते। हमारे जैसे चंद साथी हैं जिनको घर से फाइनेंशियल सपोर्ट है, अदरवाइज कुछ लोगों की ऐसी हालत है कि आप बताइए, परसों लोहड़ी है, आज दिसंबर के फंड नहीं है। दिसंबर के फंड PHE में अभी तक नहीं दी गए। पिछले 72 महीने की तो बात छोड़ो, 7.5 महीने हमें हो गए एजुकेशन में। इन 7 महीनों में हमें जो पिछला पेंडिंग है 72 महीने का, वो भी नहीं दिया गया। हमारा कसूर क्या, हम ये पूछना चाहते हैं। मैं इनसे यही कहना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने हमारे साथ प्रॉमिस किए हैं, प्लीज उसको जल्द से जल्द आप लोग फुलफिल करें। और एक मतलब कि समान प्रोविजन पीरियड जो अदर रहबर स्कीम में था, पहले रहबरे तालीम की बात करें, रहबरे जंगलात की बात करें, वैसे ही सेम आप इक्वालिटी जो है रहबरे खेल की तरह इसमें लाएं। बस अभिनव जी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आश्वासन इस बार नहीं चाहिए, 2 टूक जवाब चाहिए सरकार की तरफ से कि अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं तो निकाल दीजिए। यानी कि मानदेय को लेकर वो कह रहे हैं कि मानदेय की जरूरत नहीं है, इस वक्त मान और सम्मान की लड़ाई है और रेगुलराइजेशन की बात वो कर रहे हैं। देखिए, आप बीजेपी इसको कितना सीरियसली ले रही है, आप इस बात से समझिए कि बीजेपी ने सितंबर 2022 9 जनवरी 2023 को विद इन 3 मंथ, जनवरी यानी हाफ मंथ, सामने अपनी रिपोर्ट जो है अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या यूपी अध्यक्ष को दे दी है। और वो रिपोर्ट जैसे आपने कल एक्सेलसियर में पढ़ा होगा या और न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, वो उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी को दी और माननीय गृह मंत्री जी ने उनको इंटर्न कहा कि आप ये रिपोर्ट प्रेजेंट करिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को। हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में, चाहे रहबरी खेल हो, चाहे डेली वेजेस हो, कैजुअल हो, सीजनल हो, लैंड ओनर्स हो, एकेडमिक अरेंजमेंट एम्प्लॉइज हो। हमने सबकी फेवर में कानून को मद्देनजर रखते हुए, इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए इनके हक में जो रिपोर्ट देनी थी दी है। अब इनको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पे क्या एक्शन लेते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, कितना सब्र और करना पड़ेगा। राजेंद्र जी, सब्र करना पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग आप पे ब्लेम नहीं कर रहे, ना आप पे ना आपकी पार्टी पे, हमें कोई शक शुबा नहीं। हम ये कहते हैं कि 11 नवंबर 2020 को आईजी साहब ने वादा किया कि हम, और उसमें माननीय
हमारे सांसद साहब बैठे हुए थे जुगनू जी, उसके साथ रविंद्र रैना जी बैठे हुए थे, इंपॉर्टेंट लीडर हैं जम्मू कश्मीर यूटी के। उसके अलावा 10 सितंबर को गुलिस्तान चैनल पे ही एलजी साहब को किसी ने पूछा नहीं, यहाँ तंगले पर उन्होंने बताया जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं उनके साथ, उनकी मांगे जायज है। आज उस सितंबर को भी 3 महीने होने के वो है, और हर 30 को मेरा कोई ना कोई साथी 60 साल का हो गया रिटायर हो घर जा रहा है। तो शर्मा साहब हम ये क्लियर चाहते हैं, आपसे इतनी मदद चाहते हैं कि सरकार के नुमाइंदे जो इन्होंने कम्युनिकेशन गैप रखा है प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉइज से, वो क्लियर बात करें आके, हमें बताएं हमारा कसूर क्या कि हमने कोविड में काम किया, हम लोगों को साफ स्वच्छ पानी देते हैं, 24/7 हम काम करें, हम सिर्फ स्टैंड क्लियर चाहते सरकार का, और बदवा मजदूरी बर्दाश्त नहीं होती। वेजर्स जो है वो लोगों के लिए एसेंशियल सर्विसेज का काम करते हैं, लेकिन रहबरे खेल जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देश के भविष्य को सुधार रहे हैं। मैं सोहेल जी आपके पास भी आ रही हूँ। अभिनव जी 1 मिनट, पहले नरेंद्र जी जवाब दीजिएगा इस पर। आ रही हूँ मैं अभिनव जी आपके पास। आज का दौर वो है कि जो शिक्षा मतलब प्रोवाइड करवाते हैं उनकी ये हालत है कि उन्हें अपने हक को मांगने के लिए रोडों पे आना पड़ रहा है। मैं सर की बात को सर ने कहा कि एलजी साहब करेंगे, मैं सर से एक चीज पूछना चाहता हूं। आज से 7 महीने पहले जब हमारा डेलीगेशन राजभवन में श्रीनगर में मिला था तो एलजी सर ने हमें अश्योर किया था कि बेटा आप लोगों का काम हम 7 दिन में करेंगे। और वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जीएडी के मनोज द्विवेदी जी वहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि इनके लिए जिन स्कूलों में ये लगे हुए हैं वहां पे सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट की जाए ताकि इन्हें एज ए पीईटी अब्सॉर्ब किया जाए, और इनका जो प्रोविजन पीरियड है वो बाकी रहबर स्कीम की तरह 5 साल किया जाए। लेकिन वादे तो पूरे खोखले हैं, या कौन सी चीज है जो उन्हें इस चीज को करने के लिए रोक रही है वो हमें आज तक पता नहीं चला कि उनके हाथ बंधे हैं या कोई बांध रहा है उनके हाथ, जो उन्होंने अपना प्रॉमिस आज तक फुलफिल नहीं किया। अभिनव जी जवाब दीजिएगा कि एक उम्मीद आप लोगों से है, आपने जिस तरह से काम किया वो आपने सब अपनी बात सामने रखी है, उसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आम लोगों को इस वक्त उम्मीद आप लोगों से है क्योंकि आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ। देखिए, जैसा आपने कहा कि हम ब्रिज का काम कर रहे हैं, वो हमने ऑलमोस्ट अपनी तरफ से पूरा ब्रिज बना दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट 9 जनवरी को 2023 को सबमिट कर दी है। अब जैसे राजेंद्र जी कह रहे हमारा कसूर क्या है, देखिए कसूर आपका नहीं है ना कसूर हमारा है। जब मैं सच्ची बात कहूंगा तो आप कहेंगे कि आप पुरानी बातों को मत छेड़िए। जिन लोगों ने इनको एंगेज किया हुआ क्या, सेंटर से स्कीम लाती गई, उन स्कीम को चलाने के लिए मैन पावर चाहिए थी। मैन पावर इन्होंने कैजुअल और सीजनल लेबर एंगेज करके लगा दी, लेकिन हर डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स में वैकेंसीज क्रिएट नहीं थी और इनके पास पैसे नहीं थे। जितनी तनख्वाह एक मुलाजिम को मिलनी चाहिए थी वो 10 मुलाजिमों को बांटते थे। अब अगर सभी को एक ही फेज में रेगुलराइज किया जाए तो जितना बजट जेएसके गवर्नमेंट को अलॉट होता है उसका 75-85% रेगुलाइजेशन में चला जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट को टाइम लगा इन चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में। ये ऐसा काम नहीं है जो 1 दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में या 2 महीने में। जिस तरह से अभिनव जी कह रहे हैं कि एक बजट को भी प्लान करना है, बजट को रखना है इन लोगों के लिए, उसके बाद ही काम हो सकता है। क्या लगता है कि किस तरह से बजट को बनाया जा सकता है और एक राहत इन लोगों को जल्द से जल्द दी जा सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिनव जी, ठीक कह रहे हैं। बजटरी कंसर्न्स भी होते हैं, लेकिन ये कि जो सक्सेसिव सरकारें यहाँ रही और बड़े अपना जबरदस्त काम करते रहे और 5-5 साल सरकारें चलाते रहे यहाँ पे, उनका भी फर्ज बनता था कि ये सब चीजों का प्रोविजंस जो है उनको मद्देनजर रखें, लेकिन नहीं रखा। नहीं, इज राइट, अभिनव जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस आपदा से जम्मू कश्मीर निकल रहा है और जिस तरह का एक नया यूटी, एक प्रॉस्पेरस यूटी का तस्वर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है, मोदी जी चाहते हैं, मैं समझता हूँ सबसे पहला जो हक है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वो इन 60-70 हजार मुलाजमीन का है। और मरकज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेट एक्सचेकर को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई ऐसी आपदा नहीं है, फाइनेंशियल क्रंच नहीं है। यहाँ अरबों खरबों सक्सेसिव सरकारों ने पैसा खुर्द कर दिया, तो 70,000 मुलाजमों के साथ मुझे लगता है जस्टिस करना विद इन सेकंड्स का काम है। मतलब जब सरकार अच्छा काम करेगी तो वो दिखाना बहुत जरूरी है कि सरकार यहाँ पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन जहां पर सरकार योजना परियोजना चला रही है और वो जमीनी सतह तक नहीं पहुंच पा रही है तो वो भी सरकार को बताना बहुत जरूरी है कि यहाँ तक आपका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। अभिनव शर्मा साहब, आपने हमारे हाथ में जो बात की
बिल्कुल क्लियर बात की कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमें लगाया उस टाइम, उन लोगों ने उस टाइम प्रोविजन नहीं किया, चाहे मैन पावर का जितनी स्कीमें आती रही, मैन पावर का कंपोनेंट नहीं रखा, और साथ ही साथ ना उन्होंने हमें उस टाइम जितनी वेजेस, मिनिमम वेजेस थी, जैसे आज 9,000 दिहाड़ी बनती है, उस हिसाब में वो देते रहे, लेकिन उन्होंने टाइमली हमें रेगुलाइज नहीं किया। इसलिए लोगों ने 14 में उम्मीद करके एक चेंज किया कि वो रीजन पार्टी, रवायती पार्टी जो लगातार एक जाती है दूसरी आती है, एक नई पार्टी को मौका इसलिए दिया कि नया कुछ होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो बजट का अभिनव साहब आपने कहा, ये मेरे को हाजिम नहीं हुई बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेपाल हो, भूटान हो, सिक्किम हो, हजारों करोड़ रुपए उनको मदद दी। हम भी उनका अपने लोग हैं, हमें मदद क्यों नहीं हो सकती? ये एक वेलफेयर स्टेट है, क्यों नहीं डिलीवरी के मुद्दे पे? और 24 अप्रैल को जब माननीय प्रधानमंत्री जी 5 अगस्त 2019 के बाद दोबारा यहाँ आए, तो हमें ये उम्मीद बनी, और तमाम बीजेपी की लीडरशिप ने मीडिया में ये बात बोला कि डेली वेज के लिए एक बड़ा ऐलान हो सकता है, बच्चों को 1,000 करोड़ का वन टाइम पैकेज दिया जाए, हमारा मसला हल हो जाता है। 500 करोड़ हमारा 72 महीने का पेंडिंग है, वो भी जम्मू प्रोविंस का। ठीक है नरेंद्र जी, जल्दी से लास्ट कमेंट कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि अगर आप लोग SRO 202 का मसला 5 साल से घटा के 2 साल ला सकते हैं, 2 साल से घटा के 0 कर सकते हैं, वहां पे आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई अदर प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आपको रैबरे खेल मुद्दे पे भी ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी चाहिए, ना कोई और प्रॉब्लम आनी चाहिए। आप दीजिए कि अगर मंशा है हल करने की तो काम सब हो सकते हैं। देखिए, मंशा है, मंशा थी और मंशा रहेगी, और मैं रेबरे खेल वालों को भी पूरा एश्योर कर दूं कि इनके साथ भी इंसाफ होगा, इनके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलिए होगी। ठीक है, सोहेल जी लास्ट कमेंट कीजिएगा। जिस तरह से बताया गया है कि लगभग 60,000 ये लोग हैं और लगभग 7 लाख वोटर्स का फायदा जो है वो सरकार को मिल सकता है, कोई भी सरकार जो भी इनका हल करती है। मुझे पूरा यकीन है अभिनव जी पे भी और उनकी पूरी कमेटी पे भी, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं 3 महीनों में, जो फास्ट ट्रैक कमेटी काम कर रही, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इन सबको राहत मिलेगी। ये एश्योरेंस अभिनव जी भी दे रहे हैं, और जो मेरे सूत्र है उसके हिसाब से भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट इश्यूज और इंपॉर्टेंट चलिए इशू बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी जुड़ने के लिए, अभिनव जी आपका भी, और राजेंद्र जी आपका भी, और नरेंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एक पॉजिटिव साइन जरूर आज यहाँ पर मिला है डिबेट के अंदर, लेकिन देखना ये होगा कि ये कितने दिनों में सच होता है, क्योंकि बताया ये गया है कि सिफारिश की गई है, हर कोई ये कह रहा है कि इस मुद्दे को हल किया जाएगा, करवाया जाएगा, लेकिन कब तक करवाया जाएगा ये